हेलो एवरीवन। आई होप आपको मेरी प्रीवियस वीडियो समझ में आई होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। तो ऐसे रिसेंट वीडियो में किसी ने कमेंट किया था मेरी गलती को पॉइंट आउट करते हुए, तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरा वीडियो इतने अच्छे से देखा और आपने मेरी गलती भी पकड़ी। कभी कभी ऐसा हो जाता है जल्दबाजी में, पर आगे से हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। तो अब बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोलॉजी। तो इसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसका आंसर है, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट। तो जो भी एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो भी फैक्टर्स हैं वो हैं, क्लाइमेट हुआ, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वाटर हुआ, हैबिटेट टाइप हुआ, प्रीडेशन हुआ, प्रेशर, या फिर कंपटीशन विद अदर स्पीसीज, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू कोई भी दिक्कत हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट्स एनिमल इकोलॉजी। तो जो बायोटिक होता है वो टर्म से ही पता चल रहा है कि वो लिविंग थिंग है, और अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग। तो जो ये बायोटिक और अबायोटिक होता है वो एनिमल इकोलॉजी में कैसे अफेक्ट करता है। तो जो बायोटिक फैक्टर होता है उसमें जो इंक्लूड होता है वो होता है किसी कंपटीशन हुआ, प्रिडेशन हुआ, या फिर सिम्बियोसिस हुआ। जो अबायोटिक फैक्टर होता है उसमें इंक्लूड होता है ये टेम्परेचर हो गया, वाटर अवेलेबिलिटी हो गई, सनलाइट हो गया, फिर सॉइल टाइप हो गया। तो वो सेट्स ऑफ फैक्टर्स डिटरमाइन द सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसीज। तो ये दोनों ही फैक्टर सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसीज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कीस्टोन स्पेसीज़ इन एन इकोसिस्टम। कीस्टोन स्पेसीज़ का इकोसिस्टम में क्या रोल होता है। जो कीस्टोन स्पेसीज़ होते हैं इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इकोसिस्टम के स्पेसीज़ की डाइवर्सिटी और पॉपुलेशन साइज़ पर भी वेरी मतलब इनका इफ़ेक्ट होता है, इनके प्रेजेंस और एब्सेंस पे इनका इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो इसका आंसर है, कीस्टोन स्पेसीज प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। देयर प्रेजेंस और एब्सेंस हैज़ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द डाइवर्सिटी एंड द पॉपुलेशन साइज ऑफ अदर स्पेसीज विद इन द इकोसिस्टम। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ डू इन्वेसिव स्पेसीज अफेक्ट नेटिव एनिमल्स पॉपुलेशन। तो इन्वेसिव स्पेसीज जो होते हैं वो नेटिव पे एनिमल्स पे कैसे अफेक्ट करते हैं, नेटिव एनिमल्स के पॉपुलेशन पे कैसे अफेक्ट करते हैं। जो इन्वेसिव स्पेसीज होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे कि बाहर से आई हुई कोई प्रजाति या फिर कोई पक्षी, जैसे कि जो यहाँ की मूल निवासी ना हो, यहाँ की रहने वाली ना हो। तो आंसर इसका, इन्वेसिव स्पेसीज कैन आउट कम्पीट नेटिव स्पेसीज फॉर रिसोर्सेज, इंट्रोड्यूस न्यू डिसीजेज, प्रेडेट्स ऑन नेटिव स्पेसीज एंड डिस्टर्ब लोकल इकोसिस्टम। तो इसमें क्या दिक्कत होती है, इसमें जो स्पेसीज़ की रिसोर्सेज होते हैं वो कम पड़ने की चांसेस रहते हैं, नई नई बीमारियों को इंट्रोड्यूस करवाती है, प्रेडिएट और नेटिव स्पेसीज एंड डिस्टर्ब लोकल इकोसिस्टम, और लोकल इकोसिस्टम को भी वो डिस्टर्ब करता है, ऑफ्टन लीडिंग द डिक्लाइंस और एक्सटेंशन ऑफ नेटिव पॉपुलेशन। ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इन इकोलॉजी। तो कितने टाइप्स के सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती हैं इकोलॉजी में। तो द मेन टाइप्स ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स आर म्यूचुअलिज्म, बोथ स्पेसीज बेनिफिट्स में दोनों स्पेसीज का बेनिफिट होता है। कॉमनलिज्म, इसमें एक स्पेसीज की बेनिफिट होती है और दूसरा अनअफेक्टेड रहता है। थर्ड वन है पैरासिटिज्म, उसमें वन स्पेसीज बेनिफिट एंड द अदर एक्सपेंस ऑन द अदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू एनिमल्स माइग्रेशन पैटर्न इम्पैक्ट इकोसिस्टम। जो माइग्रेशन पैटर्न होता है एनिमल्स का वो इकोसिस्टम पे कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे अफेक्ट करता है हमारे इकोसिस्टम को। जिसका आंसर है, माइग्रेशन पैटर्न कैन अफेक्ट इकोसिस्टम बाय इन्फ्लुएंसिंग न्यूट्रिशन डिस्टर्बेंस, प्रेडेशन डायनामिक्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। एक अफेक्ट करता है, न्यूट्रिशन डिस्टर्बेंस होती है, प्रेडेशन डायनामिक्स होती है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पे भी अफेक्ट होता है। माइग्रेशन एनिमल्स ऑफ्टन प्ले की रोल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर रेंज, सच एज पॉलिनेशन, डिस्पर्सल एंड द मेंटेनिंग प्री प्रेडेटर बैलेंस।
तो जो माइग्रेशन होता है ये इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है, जैसे कि ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है, सीड डिस्पर्सल, जैसे यहाँ जो खाएंगे वो तो कहीं और जाके गिराएंगे, थ्रू जैसे कि बर्ड्स हुई तो थ्रू माउथ हो जाएगा, एनिमल्स हुए तो थ्रू देयर एक्सक्रीटरी वेस्ट हो जाएगा। और ये प्रे और प्रेडेटर, शिकार और शिकारी की जो बैलेंस होती है उसको भी मेंटेन करके ये लोग रखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ इकोलॉजिकल नीच एंड हाउ डू एनिमल्स ऑक्यूपाई देम। ये इकोलॉजिकल नीच क्या है और इसमें जो एनिमल्स होते हैं उसको कैसे ऑक्यूपाई करके रखे हैं। तो जो नीच होता है, नीच को हम कह सकते हैं जैसे कि बाई अडेप्टिंग स्पेसिफिक एनवायरनमेंट कंडीशन एंड इंट्रैक्शन, ठीक है। तो जो एन इकोलॉजिकल नीच इज़ द रोल एंड पोजीशन ऑफ एन स्पेसीज हैज़ इन इट्स इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग हाउ इट्स गेट इट्स फूड, हाउ इट्स इंट्रैक्शन विद अदर ऑर्गेनिज्म एंड हाउ इट्स सर्वाइव। तो इसमें जो नीच होता है वो टोटली इस पर डिपेंड होता है कि स्पेसीज़ हैज़ इट्स इन्वायरमेंट, जो स्पेसीज़ की पोजीशन और रोल होता है वो क्या होता है इन्वायरमेंट में, उनके खाना कैसे वो खाने को इंक्लूड करते हैं, कैसे वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रैक्ट करते हैं, इसी को हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू क्लाइमेट चेंज एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इम्पैक्ट एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कैसे एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूशन पे इम्पैक्ट करते हैं। तो इसका आंसर है क्लाइमेट चेंज कैन अल्टर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। तो क्लाइमेट चेंज जो होता है वो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी पे भी अल्टर कर सकता है, चेंज हैबिटेट चेंज पे भी कर सकता है, एंड शिफ्ट टेम्परेचर एंड द प्रिसिपिटेशंस पैटर्न। जो टेम्परेचर प्रिसिपिटेशन पैटर्न होती है उस पर भी ये शिफ्ट हो सकता है, फोर्सिंग एनिमल टू माइग्रेट और अडाप्ट। एनिमल को फोर्स कर सकता है कि वो माइग्रेट करे या फिर जो कंडीशन है उसको अडाप्ट कर ले। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन reduce the available living space for animals, often leading to populations declines or extincts। ओके, समझ में आ गया भाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है व्हाट मेथड्स आर यूज्ड टू स्टडी एनिमल पॉपुलेशन इन वाइल्ड। तो ऐसा कौन सा मेथड है जो एनिमल पॉपुलेशन को स्टडी करने में हेल्प करता है। जो मेथड है वो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ट्रैकिंग विद GPS कॉलर, कैमरा ट्रैप्स, मार्क रिकैप्चर टेक्निक, पॉपुलेशन मॉडलिंग एंड जेनेटिक एनालिसिस। तो इसमें पहला हो जाता है ट्रैकिंग विद GPS कॉलर। उनके शरीर में कहीं भी GPS ट्रैकरिंग लगा दिया जाता है, कैमरे से ट्रैप किया जाता है, उनके बिहेवियर को नोटिस करने के लिए कैसे वो क्या करते हैं, कैमरा उनको लगाया जाता है। मार्क रिकैप्चर टेक्निक, किसी भी स्पेसिफिक स्पीसीज़ में या फिर किसी भी स्पेसिफिक जैसे बर्ड्स में कुछ ना कुछ वो मार्क लगाएंगे और फिर उनको रिकैप्चर, फिर उनको दोबारा पकड़ने की कोशिश करी जाएगी कि वो कहाँ पे गए, उनकी रिकैप्चर टेक्निक होती है। मॉडलिंग एंड द जेनेटिक एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू कंजर्वेशन इफर्ट हेल्प प्रोटेक्शन इंडेंजर्ड स्पेसीज़। तो कंजर्वेशन इफर्ट कैसे हेल्प करता है इंडेंजर्ड स्पेसीज़ को बचाने में। तो कंजर्वेशन इफर्ट इंक्लूडिंग हैबिटेट प्रिवेंशन, लीगल प्रोटेक्शन, कैपिटेटिव ब्रीडिंग एंड री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम्स एंड द पब्लिक एजुकेशन टू रिड्यूस थ्रेट्स फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़। पहली बात तो जो पब्लिक होती है उनको पढ़ाया जाता है कि ह्यूमन के द्वारा जो एक्टिविटीज़ होती है वो कैसे एनिमल्स को, इंडेंजर्ड स्पेसीज़ को इफ़ेक्ट करता है, कैसे उनको हार्म करता है। फिर उनको री इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्रोग्राम्स के थ्रू उनको री इंट्रोड्यूस किया जाता है, उनकी कैपिटिव ब्रीडिंग की जाती है, उनकी जो प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन होता है वो किया जाता है, और उनके जो हैबिटेट होता है उनकी प्रिवेंशन की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है हमारा व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ केयरिंग कैपेसिटी इन एन इकोसिस्टम। इसका आंसर है केयरिंग कैपेसिटी refers to the maximum number of individuals of a particular species that an ecosystem can support sustainable without degrading the habitat। जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो जैसे कि किसी भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्पेसीज़ जो होती है उनकी जो मैक्सिमम नंबर होता है, ठीक है, उनकी जो एनवायरनमेंट कह सकती है, फिर जो हैबिटेट कह सकते हैं, उसमें बिना कोई छेड़खानी के या फिर कोई भी किसी भी दिक्कत के वो उस एनवायरनमेंट में, उस हैबिटेट में रह ले, उसी को हम कहते हैं, ठीक है। हाउ डू फूड वेब्स इलस्ट्रेट द इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स। आंसर है फूड वेब्स इलस्ट्रेट द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप
within an ecosystem, showing how energy and nutrition flow between the producers, consumers and the decomposers। तो producers, consumers और decomposers के बीच में जो भी energy या फिर nutrition का flow होता है उसी को ये illustrate करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन। कौन से मेन टाइप्स होते हैं इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन के। तो द मेन टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल इंट्रैक्शंस आर कॉम्पिटिशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म या फिर कॉमनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू सीजनल चेंज इफेक्ट द एनिमल बिहेवियर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो सीजनल चेंज होता है वो एनिमल बिहेवियर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे चेंज लाता है। तो उसका आंसर है सीजनल चेंज अफेक्ट द फूड अवेलेबिलिटी, ब्रीडिंग साइकिल, माइग्रेशन पैटर्न एंड द हैबिटेट कंडीशंस लीडिंग द शिफ्ट एनिमल्स बिहेवियर एंड द डिस्टर्बेंस। तो जो सीजनल चेंज होता है वो पहली बात तो फूड की अवेलेबिलिटी में इफेक्ट लाएगा, ब्रीडिंग साइकिल में इफ़ेक्ट लाएगा, फिर जो उनका माइग्रेशन पैटर्न होता है उसमें इफ़ेक्ट करेगा, हैबिटेट कंडीशन उनकी जिस हैबिटेट में उनको रहना है उस हैबिटेट में उनको अफेक्ट करेगा, लीडिंग टू द शिफ्ट इन द एनिमल्स बिहेवियर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। यही सब उनके एनिमल्स जो उनका बिहेवियर होता है इस सब चीज़ों में ही उनका बिहेवियर अफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर इंडिकेटर्स स्पीसीज एंड व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट। इंडिकेटर स्पीसीज़ क्या है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिकेटर स्पीसीज़ आर ऑर्गेनिज्म whose presence and absence or abundance reflects the specific environment conditions। तो जो इंडिकेटर स्पीसीज़ होते हैं उनका जो प्रेजेंस है या फिर एब्सेंस है या फिर उनका निग्लिजेंस है, मतलब अबेंडेंस है, वो गायब हो जाए, ये सब इफ़ेक्ट करता है हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन में। ठीक है, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर मॉनिटरिंग इकोसिस्टम हेल्थ एंड डिटेक्टिंग चेंज इन द इन्वायरमेंट। वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो इकोसिस्टम को मॉनिटर करते हैं, हेल्थ को मॉनिटर करते हैं और डिटेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट के चेंज को। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको रिजॉल्व करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।